हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का 17वां वीडियो है। इससे पहले 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आइए देर न करते आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी कि इटाकी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है नागालैंड में। कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागालैंड में। अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में एक नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है नाफियो रियो। कौन है? नाफियो रियो वर्तमान नागालैंड के मुख्यमंत्री है। नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल है श्री ला गणेशन। कौन है? श्री ला गणेशन। आपसे पूछा जाएगा सारामती माउंटेन कहाँ पाया जाता है? तो सारामती माउंटेन जो है ये पाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में। आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था? तो नागालैंड 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र राज्य है जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। क्या हुआ था? वहाँ का जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा वो राज्य है जहाँ का जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जहाँ नागालैंड एकमात्र राज्य है। ठीक है, नागालैंड का राष्ट्रीय भाषा और नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, आइए असम में स्थित कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। अगर असम की बात की जाए तो असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडा के लिए। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरांग नेशनल पार्क, दिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये सब सारे असम में स्थित है। सिकना ज्वालाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी असम में स्थित है। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में स्थित कौन कौन सा? मणिपुर की बात की जाए, आइए पहले मणिपुर का देख लेते हैं। अगर मणिपुर की बात की जाए तो आपसे पूछेगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ कौन सा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये स्थित है मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, सिरोही नेशनल पार्क कौन सा? सिरोही नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, आइए कुछ और स्टेट की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा मेघालय, तो मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क। कौन सा? नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मेघालय में। बालपक्रम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। और मेघालय का ही स्थान है कौन सा? मेघालय का स्थान है आपका जाके मार्शिनराम। कौन सा? मार्शिनराम स्थान, जहाँ विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मार्शिनराम में होता है। कहाँ होता है? मार्शिन राम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। ये कहाँ स्थित है? ये नागालैंड में स्थित है। खासी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर मार्शिनराम स्थान स्थित। इससे पहले चेरापूंजी था, वो भी मेघालय में स्थित था, लेकिन विश्व में सर्वाधिक वर्षा पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन वर्तमान में मार्शिनराम में होता है। ठीक है, और भारत का सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो लेह है। कौन सा है? लेह है। ठीक है, आइए कुछ और स्टेट की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क है बांधवगढ़। कौन सा? बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच नेशनल पार्क। ये सब कहाँ स्थित है? ये सब सारा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का 8वां, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व है। कितने? 8 है। 8वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या हरिलाल जेकानिया, MC सीतलवाड़ या पिनाकी चंद्र घोष या M फातिमा बीबी? तो भारत के प्रथम विधि आयोग थे M सीतलवाड़। कौन थे? M सीतलवाड़ भारत के प्रथम विधि आयोग थे। ठीक है। अगर हरिलाल जे कानिया की बात की जाए तो हरिलाल जे कानिया ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष की बात की जाए तो पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल। कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल। तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। M फातिमा बीबी की बात की जाए तो M फातिमा बीबी कौन थी? तो ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। कौन थी? ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं, प्रथम महिला न्यायाधीश थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनेगी। मे भी देखिए बनने की संभावना है नागा रत्ना की, वो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। ठीक है। अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी नहीं है। ये महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की या भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की? तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय वाली, ठीक है, M फातिमा बीबी थी। कौन थी? M फातिमा बीबी थी। लेकिन अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा रहेगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम हाई कोर्ट का, कहाँ का? उच्च न्यायालय का। तो भारत की प्रथम उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनने वाली कौन थी? अन्ना चांडी थी। कौन थी? अन्ना चांडी। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ लेगा तो लीला सेठ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लीला सेठ हो जाएगा। लेकिन उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी, जबकि मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो M फातिमा बीबी थी। कौन थी? M फातिमा बीबी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा रोलेट एक्ट को निरस्त किया गया था? तो रोलेट एक्ट को किसके द्वारा निरस्त किया गया था, किसके शासनकाल में? तो ये किया गया था लॉर्ड रीडिंग के नेशनल शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में रोलेट एक्ट को निरस्त किया गया था। रोलेट एक्ट लगाया किसके द्वारा किया गया था? तो रोलेट एक्ट लगाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा रोलेट एक्ट लगाया गया था। इसने काला कानून कहा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून कहा गया है। ये ऐसा कानून था जिसमें मात्र संदेह से किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर किसी भी व्यक्ति पे संदेह हो गया किसी प्रकार का तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और अनिश्चित काल तक उसे कैद में रखा जाता था। कोई निश्चित नहीं था कि उसे कितना दिन तक रखा जाएगा जेल में, 2 महीना, 2 साल, 20 साल, ये सब कोई निश्चित नहीं था। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। और इसमें इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वकील के लिए इसमें क्या था, ना अपील कर सकते हैं, आप ना दलील दे सकते हैं और ना ही वकील कर सकते हैं। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून भी कहा जाता है। ठीक है। और ये काला कानून था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैठक हुआ था। ठीक है। इसी के विरोध में कुछ लोग विरोध कर रहे थे पंजाब में कर रहे थे सतपाल और किचलू, उन्हीं की गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है। तो जिसके कारण वहाँ पर बैठक हुई थी कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी, आगे क्या करना वगैरह वगैरह। तो 13 अप्रैल 1919 को बैठक हुई थी। कहाँ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और वहीं पर अंग्रेज़ों द्वारा अंधाधुंध गोलियाँ चला दिया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। अगर लॉर्ड इरविन की बात की जाए तो लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। आपसे पूछा जाएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है। लॉर्ड इरविन के जाने के बाद लॉर्ड विलिंगटन भारत का वाइसराय बना था। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलमेज समय जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उस समय कौन था, किसके साथ हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो लॉर्ड इरविन के साथ हुआ था और महात्मा गांधी के साथ हुआ था। ठीक है। इसे
दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी टाइम महात्मा गांधी और इरविन को दो महात्माओं की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? दो महात्माओं की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? इरविन और महात्मा गांधी को। तो ये दिया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा दो महात्माओं की उपाधि दी गई थी, गांधी और इरविन को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के बाद गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए महात्मा गांधी तैयार हो गए थे। ठीक है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 1930, 1931, 1932। तो 1930 वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। उस समय भारत में क्या चल रहा था? उस समय भारत में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए या समाप्त करने के लिए ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके द्वारा गांधी जी के कुछ शर्तों को माना गया था इरविन के द्वारा। फिर जाके गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, तो 1930 वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जब गांधी इरविन समझौता हो गया, इसके बाद 1931 में गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए गोलमेज सम्मेलन में पहुँचे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और फिर वहाँ से वापस आ गए थे। ठीक है, तो वहाँ से वापस आ गए थे जब, तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था। और आने के बाद पुनः वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिए। और एक कथन बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कौन सा? मैं वहाँ से खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन अपने इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया हूँ। क्या बोले थे? मैं वहाँ से खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन भारत के इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया हूँ। ये कब बोले थे गांधी जी? तो ये बोले थे जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी 1931 को लौट रहे थे, तब बोले थे। ठीक है, लौटने के बाद भारत में बोले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार के रूप में लिया था? तो किसने लिया था? ये लिया था एलन कैम्पबेल के द्वारा। किसके द्वारा? एलन कैम्पबेल के द्वारा लिया गया था गांधी के लाभ को, गांधी इरविन समझौता के समय ही। ठीक है, कि उनके लाभ को किस रूप में लिया गया था? सातवाना पुरस्कार के रूप में लिया गया था। किसने कहा था ये चीज़? एलन कैम्पबेल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? एलन कैम्पबेल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए आपसे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर 1929 के कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो 1929 के कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? लाहौर में रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। और इसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था। क्या रखा गया था? पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कितने? 2 अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए इनको चुना गया था, लेकिन ये प्रॉपर वे में किए थे एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाले हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और 1939 में भी इन्हीं को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और वो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसके लिए अध्यक्ष पद के लिए चुना हुआ था। एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व करते हुए पट्टाभी सीतारामैया खड़ा थे। तो पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी और सुभाष चंद्र बोस की जीत हो गई थी, जिस कारण महात्मा गांधी नाराज़ हो गए थे और बोले थे कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरा हार है। तो महात्मा गांधी का तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे सारे नेताओं लोग। तो इस कारण से क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता समिति के सदस्य थे वो सारे रिजाइन मार दिए कि जब पट्टाभी सीतारामैया ही नहीं जीता तो महात्मा गांधी को तो बुरा लग गया था। इस कारण से तो जब सारे कार्यकर्ता रिजाइन मार दिए तो सुभाष चंद्र बोस सोचे कि नहीं, मुझे अध्यक्षा अब नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने अध्यक्षता पद से स्वयं ही त्याग पत्र दे दिया। अध्यक्षता पद से स्वयं ही त्याग 1939 वाले त्रिपुरी अधिवेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो 1939 वाले त्रिपुरी अधिवेशन में जिसमें जीत हासिल किए थे सुभाष चंद्र बोस, तो उसमें अध्यक्ष पद से वो त्याग पत्र दे दिए।
तो पूछा जाता है क्वेश्चन, पहला तो पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब अध्यक्ष चुना किसे गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को। पहला वो कांग्रेस का चुनाव कौन सा था अधिवेशन के जिसमें निर्वाचन हुआ था अध्यक्ष पद के लिए, तो 1939 वाला, ठीक है। उनके त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस रिजाइन मार के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था 1939 में? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1939 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस हिंदी साहित्यकार को कलम का जादूगर कहा गया है? किसे कहा गया कलम का जादूगर? तो कलम का जादूगर के नाम से राम वृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सा? कुरुक्षेत्र। आपसे पूछा जाएगा कुरुक्षेत्र किसके द्वारा, किस हिंदी साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती लिखा गया है। भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है? भारत भारती, तो ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक है। भारत भारती। आपसे पूछा जाएगा अगर कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किस उपाधि से? जननायक। तो जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में नोबेल अवार्ड भी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कौन सा? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इन्हीं के शासनकाल में ये रहे थे 1977 के लमसम में बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में आया था मुंगेरी लाल का एक कमीशन, ठीक है। मुंगेरी लाल कमीशन आया था किनके शासनकाल में? तो कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में, जिसे क्या कहा जाता है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंगेरी लाल के हसीन सपना, ठीक है। तो मुंगेरी लाल कमीशन कब आया था? आया था कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में, ठीक है। 1971 में मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ था। रिपोर्ट दिया गया था 1976 में। कब दिया गया था? 1976 में रिपोर्ट दिया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था? इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों को, किसको? पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण दिया गया था, ठीक है। आरक्षण इसी रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था, ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में उस समय क्या हुआ था? उस समय बिहार में एक आंदोलन भी हो गया था जिसे सवर्ण छात्रों का आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवर्ण छात्रों का आंदोलन कहा जाता है। इसी कारण से हुआ था, ये आरक्षण के कारण से ही वहाँ पर आंदोलन हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के आधुनिक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिहार के आधुनिक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? क्या श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को, या सच्चिदानंद सिन्हा, या स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को? तो ये जाना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार के आधुनिक निर्माता के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह की बात की जाए तो बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सत्याग्रही भी थे। कौन थे? प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह ही थे, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को आपसे पूछा जाएगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात की जाए तो अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के दूसरे सत्याग्रही थे। कौन थे? दूसरे सत्याग्रही बिहार के कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है। अगर बात की जाए स्वामी सहजानंद की तो स्वामी सहजानंद एक
किसान नेता थे। कौन थे? एक किसान नेता स्वामी सहजानंद थे। इनके द्वारा हुंकार नामक पत्रिका निकाला गया था। कौन सा? हुंकार। हुंकार नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। ठीक है। किसान क्या करे किसके द्वारा निकाला गया था? तो किसान क्या करे भी पत्रिका था किसके द्वारा निकाला गया था? तो किसान क्या करे पत्रिका भी स्वामी सहजानंद के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा निकाला गया था। इनके द्वारा एक आश्रम की भी स्थापना की गई थी। कौन सा आश्रम? सीताराम आश्रम। आपसे पूछा जाएगा सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सीताराम आश्रम की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। एक और आश्रम था बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध। कौन सा आश्रम? तो वो आश्रम था सदाकत आश्रम। कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने की थी। किसने की थी? मजरूल हक ने की थी। कब की थी? 1921 में। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा था, मिस माइंड हो रहा है किस एग्जाम में पूछा था, लेकिन पूछा क्या था कि सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन किसने दान में दी थी? तो सदाकत आश्रम बनवाने के लिए ज़मीन खैरू मियाँ ने दान में दी थी। किसने दी थी? खैरू मियाँ ने। और बनवाया किसके द्वारा किया गया था? तो बनवाया गया था मजरूल हक के द्वारा। ठीक है। और इसी सदाकत आश्रम से सन 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा विद्यापीठ विश्वविद्यालय का विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। कहाँ से? सदाकत आश्रम में ही विद्यापीठ विद्यालय का उद्घाटन किया गया था और बनवाया गया था। ठीक है। क्योंकि 1920 से 22 के लमसम में भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो उस समय सारा चीज़ स्वदेशी हो रहा था। तो विद्यालय का भी बहुत जगह बहुत सारे विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो बिहार में भी विद्यापीठ विद्यालय की स्थापना सदाकत आश्रम में ही की गई थी। ठीक है। 6 फरवरी 1921 को इसका ओपनिंग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद ने किस आश्रम में अपनी अंतिम सांस ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपनी अंतिम सांस इसी सदाकत आश्रम में ली गई थी। किस सदाकत आश्रम से? तो जिसकी स्थापना मजरूल हक ने की थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1021। कितना है? 1021। यानी कि 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। कहाँ? गोपालगंज जिला में। ठीक है। अगर मुंगेर की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? 876। यानी कि 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो गया, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो गया। अगर शिवहर की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है। कैमूर की बात की जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। कौन सा है? कैमूर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और जान लीजिए। जनसंख्या की बात आई है तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कितनी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो बिहार में कुल जनसंख्या है कितना? 10 करोड़। कितना है? 10,40,99,452। कितना है? 10,40,99,452 बिहार का जनसंख्या है, कुल जनसंख्या। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो कि टोटल राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सीधा पूछेगा किस जगह है तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए अगर राज्य पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। कौन सा है? बिहार है। कितना जनसंख्या घनत्व? 1106 है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात है 918। कितना है? 918। लेकिन वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है, तो शिशु लिंगानुपात 935 है। कितना है? 935 शिशु लिंगानुपात है, जबकि लिंगानुपात 918 है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आपका वैशाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। कितना है? 904 है। कितना है? 904 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो आपका हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। कि कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। सॉरी, इसका 879 है। ठीक है।
कितना है? मुंगेर का जनसंख्या लिंगानुपात 879 है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज हो जाएगा और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली हो जाएगा। ठीक है, 904। कितना है? 904। और किशनगंज का शिशु लिंगानुपात 971 है। कितना है? 971। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूटिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। इसके अलावा और कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो इसके अलावा लेपचा जनजाति। कौन सा? लेपचा जनजाति। आपसे पूछा जाएगा कि लेपचा जनजाति और ये दोनों जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हालांकि मैं जितना भी क्वेश्चन बताती हूँ वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग नोट डाउन उसको करते चलिएगा। ठीक है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइएगा तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं आया, या फिर इसी के आसपास जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, उस क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, लेकिन आया ही है। उससे रिलेटेड जितनी मैं बताती हूँ वो डिफरेंट एग्जाम में जो आया है ना, मैं वही आप लोगों को करवा देती हूँ। मैं इधर उधर की जरा भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं करवाती जाके फालतू में, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ना, कितना फालतू का नॉलेज रखेगा। टू द पॉइंट पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस का क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए, क्या मैं बोल रही थी? हाँ, लेपचा जनजाति। लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में। भूटिया जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं। कौन सा जनजाति राजस्थान में पाया जाता है? आइए देख लेते हैं। भील जनजाति कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। भील जनजाति, मीना, सहरिया, सांसी। कौन सा? सांसी। ठीक है, सांसी जनजाति ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान में। सांसी जनजाति, भील जनजाति, मीना जनजाति, कथौड़ी जनजाति, डामोर जनजाति, ये सारे राजस्थान में पाए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में कोई जनजाति थोड़ी रहता है, आसपास के भी राज्य में रहता है, लेकिन मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में कौन कौन सा जनजाति रहता है? तमिलनाडु में टोडा जनजाति। कौन सा? टोडा, पनिया, कादर, इरूला कहाँ पाया जाता है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में, पनिया जनजाति तमिलनाडु में, कादर जनजाति तमिलनाडु में, इरूला जनजाति तमिलनाडु में। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है? मध्य प्रदेश में भील जनजाति। देखिए अभी मैं बताई ना कि भील राजस्थान में भी पाया जाता है, भील मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, भील जनजाति, गोंड जनजाति। कौन सा? गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, ये सब सारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा जनजाति पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति। कौन सा? गद्दी जनजाति, किन्नौरी जनजाति, पंगवाल जनजाति, ये सब सारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति। कौन सा? मोनपा जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। आपातानी जनजाति, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपातानी जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपातानी जनजाति? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी, नीसी, कौन सा? मिसमी जनजाति, नीसी जनजाति, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। कब मिला था? 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और सबसे लंबे कार्यकाल वाले भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। ठीक है, तो उन्हें मिला था 1962 में भारत रत्न। ठीक है, 2001 की बात की जाए, 2001 में किसे भारत रत्न मिला था? 2001 में मिला था लता मंगेशकर को। किसे मिला था? लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 की बात की जाए तो भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में ही किया गया था और सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। किसे किसे दिया गया था 1954 में भारत रत्न? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, और आपका कौन एक और थे? हाँ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ये 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1954 में। और 1954 में ही भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। 1979 की बात की जाए तो इस समय किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इस समय भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? हाँ, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को कब मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा को कब मिला था? 1979 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आए थे। अगर वेनसांग की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा वेनसांग का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत का नाम है सियूकी। क्या नाम है, सियूकी। सियूकी किसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है, तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत का नाम है। ठीक है, वेनसांग को प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स किसे कहा जाता है, वेनसांग को कहा जाता है। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, शाक्य मुनि तो वेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित, ये सब सारे इनके उपाधि है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है, तो नीति का पंडित वेनसांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वेनसांग को नीति का पंडित, शाक्य मुनि, प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स, ये सब सारे नामों से वेनसांग को जाना जाता है। और वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, सियूकी। ठीक है, और किसके शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन भारत के शासक रह चुके हैं। भारत के नहीं पार्टिकुलर किसी क्षेत्र के रहे हुए थे। तो उनकी बात की जाए तो हर्षवर्धन के द्वारा भी 3 ग्रंथ लिखा गया था। कौन कौन सा, प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा गया था, हर्षवर्धन के द्वारा। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था, ये सब सारे लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनके द्वारा भी 2 लिखे गए थे। एक तो हर्षवर्धन का जीवनी लिखा गया था हर्षचरित्र के नाम से। किस के नाम से, हर्षचरित्र के नाम से लिखा गया था। हर्षवर्धन के जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा। एक लिखा गया था कादम्बरी। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में फाहियान आया था। कौन सा आया था, फाहियान। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। फाहियान के द्वारा भी एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है, तो फोकुकी। किस नाम से, फोकुकी के नाम से फाहियान के यात्रा वृत्तांत को जाना जाता है। और सियूकी के नाम से वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को जाना जाता है। ठीक है, वो लिखे हुए थे अपने ग्रंथ को। तो उसमें यात्राओं के बारे में चर्चा किए हुए हैं, कहाँ कहाँ यात्रा किए थे, क्या क्या देखे थे, कहाँ कहाँ वगैरह वगैरह। तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश के शासक थे। किसके थे, गुप्त वंश के शासक थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा महरौली का लोह स्तंभ, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महरौली का लोह स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महरौली पड़ता है दिल्ली में। कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। तो महरौली का लोह स्तंभ कहाँ स्थित है, दिल्ली में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे, नवरत्न भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात की जाए तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के ही शासक थे। कौन थे, गुप्त वंश के शासक ही चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त भी थे। समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो इनकी प्रमुख उपाधि है, इनकी उपाधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। विक्रमांक, ये भी एक उपाधि है समुद्रगुप्त का। लिच्छवी दोहित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और कुमारगुप्त प्रथम जो है वो भी गुप्त वंश के शासक थे। कौन थे, गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, और श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और कुमारगुप्त प्रथम भी गुप्त वंश के शासक थे, जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये विश्व में बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। तक्षशिला के बाद दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा ही था। नालंदा विश्वविद्यालय में ही वेनसांग लोग आए थे। वेनसांग वहाँ पर पढ़े भी थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य वो कहाँ पढ़े थे, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था, अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो नालंदा था। आवासीय विद्यालय से मतलब है कि
हॉस्टल की सुविधा थी। प्रथम हॉस्टल की सुविधा वाला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था। ठीक है, नालंदा में प्रथम हॉस्टल की सुविधा दी गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगर धर्मपाल की बात की जाए तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। गोपाल की बात की जाए तो ये पाल वंश के संस्थापक थे। कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। और इनके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। आपसे पूछा जाएगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। जबकि पाल वंश के ही शासक थे धर्मपाल, इनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में दिया गया? संयुक्त अधिवेशन दिया गया है अनुच्छेद 108 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 108 में दिया गया संयुक्त अधिवेशन। बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन को? तो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और किस में चर्चा है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या उपसभापति के द्वारा? तो इसकी अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, क्या भारत में एक बार भी संयुक्त अधिवेशन हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल, 3 बार हुआ है। कितना हुआ है? 3 बार। कब कब हुआ है? तो ये हुआ है 1961 में, 1978 में और 2002 में। कब कब हुआ है? 1961 में, 1978 में, 2002 में। 1961 में आपका जाके हुआ था, इसके लिए क्या बोला जाता है? दहेज के लिए। ठीक है, 1978 में हुआ था पोटा के लिए। किसके लिए हुआ था? पोटा के लिए हुआ था या बैंक के लिए। मतलब तीनों, एक दहेज के लिए हुआ था, एक बैंक के लिए हुआ था और एक पोटा अधिनियम के लिए। पोटा आपका जाके पोटा जो है वो ये शायद आतंकवाद निवारण अधिनियम था। क्या था? पोटा आतंकवाद निरोध निवारण अधिनियम था जो आया था 2002 में। इसी के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और 1978 वाला जो था वो बैंक से रिलेटेड था और 1961 वाला संयुक्त अधिवेशन वो दहेज से संबंधित था। ठीक है, और किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के द्वारा, 108 के तहत। और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1980 से 85 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1980 से 85 के बीच। और 1980 में ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अगर एक हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सर्वप्रथम हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। कब हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और उसी समय 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना भी हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसरो का स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को। कब किया गया था? 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, 1969 से 74 वाला कार्यकाल था चौथी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आए थे। कितने? 12 पंचवर्षीय योजना आए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 1951 से 56। कब आया था? 1951 से 56। और दूसरा 56 से 61। ठीक है, और तीसरा कब आया था? तो 61 से 66। और 66 से 69 वाला जो कार्यकाल है ये इस समय 1 वर्षीय योजना आया था, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत ख़राब था उस समय। चूँकि भारत और चीन युद्ध हो गया था, इस कारण से पंचवर्षीय योजना नहीं आया था उस समय। तो 1966 से 69 के बीच केवल 1 वर्षीय सब योजना आया था। इसीलिए उसे उस समय को क्या कहा जाता है? उस कार्यकाल को क्या कहा जाता है? तो योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? योजना अवकाश के नाम से 1966 से 1969 के काल को कहा जाता है। ठीक है, 1969 के बाद फिर 1969 से 74 तक आया था पंचवर्षीय योजना। और फिर 1974 से 1978 तक आया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो 5 वर्ष नहीं होकर 4 वर्ष का ही था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 वर्ष का नहीं होकर मात्र 4 वर्ष का ही था। और फिर 4 वर्ष के बाद
समाप्त कर दिया गया 1978 से 80 के बीच। फिर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया था, ठीक है। तो इस समय को क्या कहा जाता था, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। इस समय भी एक वर्षीय योजना आया था, ठीक है। तो 1978 से 80 वाले समय को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, जबकि 1966 से 1969 वाले समय को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद 1990 से 92 के बीच भी कोई योजना नहीं आया था, ठीक है। लेकिन उसे किसी नाम से, ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे एग्जाम में पूछा जाता हो, नहीं आया है ऐसा कोई नाम, ठीक है। तो उस समय भी कोई योजना नहीं आया था। इसके बाद आप 5 वर्ष जोड़ते जाइए तो सारे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको याद हो जाएगा आसानीपूर्वक। बस ये 3 गैपिंग केवल याद रखिए ना आप लोग, तो सारे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको याद रहेगा और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए प्रथम 66 से 69 कोई योजना नहीं आया था, 1966 से 1969 के बीच, 1978 से 80 के बीच कोई नहीं आया था, और फिर 1990 से 92 के बीच कोई नहीं आया था। इसके बाद फिर 92 से 97 वगैरह, मतलब सारा जोड़ते जाइए 5-5 वर्ष करके, सारा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको याद हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना किसे कहा जाता है, मतलब सर्वाधिक उसमें अचीवमेंट किया था, ठीक है। जैसे जितना वो लोग लक्ष्य रखता था कि इतना % इसको सफल करना है, तो सर्वाधिक जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना सफल हुआ था। कौन सा, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से संबंधित कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो पहला पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, किस पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर, किस पर, पीसी महालनोबिस पर दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में प्रकृति में पाए गए तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वो है यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम। अगर रेडोन की बात की जाए तो सबसे भारी गैस सबसे पूछा जाएगा कि सबसे भारी गैस कौन सा है, तो रेडोन है। और आपसे पूछा जाए कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो वायुमंडल में रेडोन नहीं पाया जाता है। कौन सा गैस नहीं पाया जाता, वायुमंडल में रेडोन नहीं पाया जाता, ठीक है। भूकंप के दौरान कौन सा गैस निकलता है, रेडोन निकलता है। कौन सा निकलता है, रेडोन निकलता है। डकार से कौन सा गैस निकलता है, रेडोन निकलता है। बहुत दिनों से कोई कमरा बंद हो, कोई घर बंद हो, उसको खोलने के बाद उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, रेडोन पाया जाता है। पानी के टंकी में कौन सा गैस पाया जाता है, रेडोन पाया जाता है। कौन सा, रेडोन पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ। तो भूकंप के दौरान रेडोन गैस निकलता है, डकार से रेडोन गैस निकलता है। बंद कमरे में, बहुत दिन से कोई कमरा बंद हो, रेडोन गैस निकलता है। कोई कपड़ा नहीं, गांव में देखते हैं कि बांध के रख दिया जाता है किसी कपड़े में, चाहे बोरा में, तो उससे बहुत दिन बाद उसको खोलिएगा तो उससे कौन सा गैस निकलता है, रेडोन निकलता है। कौन सा निकलता है, रेडोन निकलता है। और वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता, रेडोन नहीं पाया जाता। रेडोन एक अक्रिय गैस है। कौन सा है, अक्रिय गैस है। कुल अक्रिय गैसों की बात की जाए तो कुल अक्रिय गैस कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन सा है, आइए इसको भी लिख लीजिए। हीलियम, नियोन, जेनोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन और ओगेनेसन। कौन सा, ओगेनेसन। ये 7 अक्रिय गैस है जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। कौन कौन सा, फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए। हीलियम, नियोन, जेनोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन और ओगेनेसन। रेडोन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सबसे हल्का गैस कौन सा है, अगर तो ये पूछेगा आपसे तो हीलियम नहीं, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था, हाइड्रोजन की खोज किया गया था केवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, केवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था, ठीक है। प्लूटोनियम की बात की जाए तो जब, एक मिनट हो, प्लूटोनियम की बात की जाए तो नागासाकी में जब बम गिराया गया था फैटमैन के नाम से, तो उसमें कौन सा गैस, कौन सा तत्व का उपयोग किया गया था, तो प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। किसका, प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जो हिरोशिमा में गिराया गया था उसमें यूरेनियम का उपयोग किया गया था, जिसे लिटिल बॉय के नाम से जाना, उसका कोड नेम क्या था, लिटिल बॉय। और नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, परमाणु कोड क्या था, तो उसका था फैटमैन। और जबकि नागासाकी में जो गिराया गया था, नागासाकी में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी में। और 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा में। हिरोशिमा वाला में किसका उपयोग किया गया था, यूरेनियम का। और नागासाकी वाला में प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था, ठीक है। और उसका नाम क्या था, फैटमैन। और 6 अगस्त वाला का नाम था लिटिल बॉय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि मानव अंग के सर्वाधिक बड़ा ग्रंथि कौन सा है, यानी कि मानव के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो वो हो जाएगा लीवर। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं सबसे बड़ा
अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ लेता आपसे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो हो जाता ऑटो ग्रंथि। कौन सा हो जाता? ऑटो ग्रंथि हो जाता, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पूछा है, सीधा पूछा कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, इसलिए लीवर हो जाएगा। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता तो ऑटो ग्रंथि हो जाता, ठीक है। अगर एकमात्र शरीर में पाए जाने वाले एकमात्र मिक्स ग्रंथि कौन सा है, तो एकमात्र मिक्स ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है। इसे मिक्स ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसे मिक्स ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलता है, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। कहाँ निकलता है? कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है, जबकि अग्नाशय के अल्फा सेल से ग्लूकागोन का स्रावन होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि का ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। शरीर का द्वितीय सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? तो दूसरे नंबर का सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। तो पहला सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा शरीर का, यानी कि शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि आपसे पूछेगा तो पिनियल ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं रहे तो पीयूष ग्रंथि सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल ग्रंथि ही है, सेकेंड नंबर पर पीयूष ग्रंथि आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो प्रकाश के कणीय सिद्धांत या कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन के द्वारा प्रकाश के कणीय सिद्धांत दिया गया था। वो कहा जाता है ना कि प्रकाश कण के रूप में भी आता है, उसी को कणीय सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। ये दिया गया है आइजैक न्यूटन के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया है हाइगेंस के द्वारा। तरंग सिद्धांत, ठीक है। तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रकाश का हाइगेंस के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल की बात की जाए तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का खोज किया गया था। किसका? डायनामाइट का खोज किसके द्वारा किया गया था? डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, क्योंकि उन्होंने अपना सारा संपत्ति को दान कर किया था और उसी संपत्ति से जो इंटरेस्ट आता है उसी पर नोबेल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कौन सा जल विद्युत परियोजना? उरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो उरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना भी है। कौन सा? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और उरी परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी झेलम नदी पर है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी पे कौन सा जल विद्युत परियोजना है इस पर? तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जल विद्युत परियोजना से संबंधित चिनाब नदी पे बगलिहाल जल परियोजना। कौन सा? बगलिहाल बांध किस पर स्थित है? चिनाब नदी पे। सलाल बांध ये भी चिनाब नदी पर स्थित है। पकल डूम किस पर स्थित है? चिनाब नदी पे। दुलहस्ती किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी पे कितने बांध हो गए? बहुत सारे। कौन कौन से? दुलहस्ती, बगलिहाल, सलाल, पकल डूम, ये सब सारे चिनाब नदी पर स्थित है। झेलम कहाँ से निकलता है? तो झेलम वेरीनाग झील से निकलता है। जम्मू कश्मीर वेरीनाग झील से निकलता है, ठीक है। चिनाब बारालाचा दर्रा से निकलता है, ठीक है। और कौन कौन से बांध है? तो जस्ट मैं बताई कौन कौन से जल विद्युत परियोजना या बांध स्थित है। तो बगलिहाल, सलाल, पकलडूम, दुलहस्ती। दामोदर की बात की, दामोदर पे कौन कौन से स्थित है? दामोदर, कावेरी क्या है? पहले कावेरी की बात कर लेते हैं, क्रम भाई जाते हैं। कावेरी की बात की जाए तो कावेरी पे शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। आपसे पूछा जाएगा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है? तो कावेरी पर स्थित है। मेटूर बांध किस पर स्थित है? कावेरी पर। हरंगी बांध किस पर है? तो हरंगी परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर। और मेटूर बांध और शिव समुद्रम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेटूर बांध किस पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी के पहाड़ी, कर्नाटक से निकलता है कावेरी नदी, ठीक है। दामोदर की बात की जाए तो पहले ये जान लीजिए कि निकलता कहाँ से? तो ये निकलता छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ठीक है। और इस पर कौन कौन से बांध स्थित है? तो पंचेत बांध। कौन सा? पंचेत बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध, तेनू घाट बांध, ये सब कहाँ स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। कोनार बांध, तेनू घाट, मैथन डैम, पंचेत बांध, तिलैया बांध, ये सब सारे दामोदर नदी पर स्थित है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
भारत में सर्वाधिक बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन है, ठीक है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है भारत का? सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका हो जाएगा। रेणुका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि सुंदरवन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन हो जाएगा। सबसे छोटा तो रेणुका। लेकिन सबसे लंबा रामसर स्थल पूछ लेगा तो वेम्बनाड झील हो जाएगा। कौन सा? वेम्बनाड झील सबसे लंबा रामसर स्थल है, ठीक है। और पूछेगा आपसे कि भारत में सबसे पहले रामसर स्थल के रूप में किसे चुना गया था? कौन से आर्द्रभूमि को चुना गया था? किसे चुना गया था रामसर स्थल के रूप में? तो चिल्का झील को। किसे चुना गया था? चिल्का झील को सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल किया गया था, ठीक है। रामसर स्थल क्या था? रामसर स्थल की बात की जाए तो ये क्या था? ये था आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु। किसके लिए? आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु एक संगठन बनाया गया था। और ये 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में इसकी सम्मेलन हुई थी। कहाँ हुई थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में इसका सम्मेलन हुआ था। इसी कारण से इस संगठन का ही नाम पड़ गया रामसर स्थल, ठीक है। रामसर साइट पड़ गया, ठीक है। और इसमें जितने भी शामिल होते हैं उसे रामसर स्थल कहा जाता है। और किस लिए? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु, ठीक है। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था भारत रामसर साइट में। और इसका सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, ठीक है। जिसे आर्द्रभूमि दिवस भी कहा जाता है, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन सम्मेलन हुआ था इसका, इसलिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे छोटा रेणुका, सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन, सबसे लंबा वेम्बनाड झील, सबसे पहला चिल्का झील, ठीक है। वर्तमान में कितने रामसर स्थल है कुल? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था? तो ये मिला था कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा राजस्थान से मिला था, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान से मिला था। कालीबंगा से और क्या क्या मिला था? द्विफसली का प्रमाण मिला था। किसका? द्विफसली का प्रमाण कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से काली चूड़ियों का प्रमाण मिला था। किसका? काली चूड़ियों का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। द्विफसली फसल कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। भूकंप आने का साक्ष्य वो भी कालीबंगा से मिला था, ठीक है। बनावली से बात की जाए तो मिट्टी का हल मिला था। क्या मिला था? मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? बनावली से मिला था। लोथल की बात की जाए तो एकमात्र हड़प्पा स्थल जहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है तो वो लोथल है, ठीक है। हालांकि बहुत जगह 2-3 साइड बताता है कि यहाँ से ही मिला था, लेकिन मुख्यतः ये लोथल से ही मिला था बंदरगाह, ठीक है। कहाँ से मिला था? बंदरगाह लोथल से मिला था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी की बात की जाए तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी है। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? जुड़वा राजधानी के रूप में किस हड़प्पा शहर को जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया? क्या हिंद स्वराज, यंग भारत, द गोल्डन थ्रेशोल्ड या सत्य के प्रयोग? तो उनके द्वारा नहीं लिखा गया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और सत्य की खोज एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसे क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य की खोज, ठीक है। ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज भी लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यंग भारत भी लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जबकि न्यू इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो न्यू इंडिया और कॉमन बिल ये एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाता था। किसके द्वारा? समाचार पत्र था, किसके द्वारा निकाला जाता था? एनी बेसेंट के द्वारा। जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया और कॉमन बिल सब एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। जबकि द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा
और सत्य के प्रयोग किसका था? तो महात्मा गांधी का। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का था। एक और था इंडियन ओपिनियन, ये किसका था? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा निकाला जाता था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा निकाला जाता था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।